नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष जो अपनी दुर्भावना, कट्टरपंथ और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर एक महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया। दूसरी तरफ पूरे तमिलनाडु में जो डीएमके पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो इस महान निष्ठावान जज के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रही हैं, तमाम आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ अब एक वकील महोदय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ये जो भी व्यक्ति इस कुत्सित प्रयास में, इस निंदनीय कृत्य में शामिल है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये साफ तौर पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हमला है। वास्तव में ये होना भी चाहिए। जस्टिस स्वामीनाथन वो जज हैं जिन्होंने इस देश की जुडिशरी को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है, इस देश की जुडिशरी को ये बताने की कोशिश की है कि अगर वो सही तरीके से काम करें तो देश के हर व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। इनके खिलाफ जो महाभियोग आया उससे एक बात तो अच्छी हुई कि पूरे देश को उनकी अच्छाइयों के बारे में जानने का भी मौका मिल रहा है। ये जो विपक्षी पार्टियां, जिसमें राजीव की बेटी प्रियंका वाड्रा भी शामिल है, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल है, बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ऐसे कृत्य में शामिल होगा, अगर बाला साहब होते तो इसको देखकर वो खूब पछता रहे होते। मुलायम सिंह के बेटे की पार्टी भी शामिल है, इसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, इसमें दूसरी अन्य पार्टियां भी शामिल हैं जो चाहती हैं कि जस्टिस स्वामीनाथन को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है। संसद में उनका बहुमत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब इसके विरोध में जब वकीलों ने विरोध किया और उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के जो कृत्य हैं, जो उनके सत्कार्य हैं, उनको अब पूरे देश के सामने रख दिया है। आज देश को पता चल रहा है कि जस्टिस स्वामीनाथन वो जज हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में 1,26,000 से ज्यादा मामले निपटाने का काम किया है, जिनमें से 73,000 मामले तो मेन केसेस हैं। अब आप सोचिए, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है। कोई जज इतने केसेस अगर निपटाता है तो सोचिए वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि एक केस को जब आप निपटाते हैं उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ता है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स उसमें दिए गए हैं, कौन कौन से कानून उसमें इन्वॉल्व है, किस किस केस के केस लॉ को रेफर किया गया है। इन सारी चीजों को देखने के बाद भी अगर कोई जज ऐसा काम कर सकता है तो फिर आप उसको एक महान जज ही कह सकते हैं। हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जज नहीं जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति, पर वास्तव में देखने को मिलता है कि ये न्यायमूर्ति कम अन्यायमूर्ति ज्यादा होते हैं, और यशवंत वर्मा का उदाहरण आप सबके सामने है। लेकिन जब जस्टिस स्वामीनाथन जैसे लोगों के सत्कार्य और उनका न्याय सामने आता है तो हमें भी स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तव में ये न्यायमूर्ति ही हैं। अगर हमारे देश के 850 हाईकोर्ट जजों में अगर 100 भी ऐसे न्यायमूर्ति हो जाएं तो देश से जो पेंडेंसी ऑफ केसेस का ढेर है वो 1-2 साल में आसानी से खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडेंसी केसेस की है करीब 11 लाख और वहां जजों की संख्या इस समय है एक करीब 125 के करीब हो गई है। पहले तो 80 थे और बाद में अभी काफी जज वहां आ गए। अगर वो जज इसी स्पीड से काम करें तो 1 साल में पूरी की पूरी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। वही हाल दूसरे हाई कोर्ट्स में हो सकता है, लेकिन ऐसे जज से जो निष्ठावान हैं, जो मेहनती हैं, जो न्यायप्रिय हैं, उनसे प्रेरणा लेने की बजाय, उनका प्रचार करने की बजाय
उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये जो वकील महोदय हैं जीएस मनी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि ऐसे सम्मानित जज के सम्मान की, उनके जो व्यक्तित्व की और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए आदेश दिया जाए। क्योंकि जो डीएमके पार्टी है वो न केवल सनातन विरोधी है, हिंदी विरोधी है, अब तो वो जुडिशरी के विरोध में भी आ गई है। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई ब्रांच के आगे भी धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पोस्टर लहराए जा रहे हैं और मद्रास हाईकोर्ट के बाहर भी ऐसा किया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनको लेकर जातिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, उनकी सोच पर टिप्पणी की जा रही है, उनकी पूजा पद्धति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या भारत के अंदर सनातनी होना अपराध है? क्या सनातनियों को न्याय देना अपराध है? ये सारे जटिल प्रश्न पूछे गए हैं इस पीआईएल में और इस पीआईएल के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में सुमोटो लेता है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं ले रहा है? जब नॉर्मली कहीं आपस में झगड़ा हो जाता है और उसको अखबारों में मॉब लिंचिंग कहकर मखौल उड़ाया जाता है, एक दूसरे जो बहुसंख्यक समाज है उस पर सवाल उठाने की, उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको मॉब लिंचिंग क्यों नहीं मान रहा है? जो डीएमके पार्टी, उसका कैडर और कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या दूसरी डीएमके की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो कुछ तमिलनाडु में जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ कर रही है, क्या इसको मॉब लिंचिंग नहीं माना जाना चाहिए? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? एक जज ने न्यायपूर्ण तरीके से कोई आदेश जारी किया। आदेश ये था कि जिस तरीके से हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच के आदेश को मदुरई के डीएम और वहां के पुलिस कमिश्नर ने अवमानना की, उसको नहीं माना, उस पर अवमानना का केस आया तो उन्होंने अवमानना नोटिस जारी किया और उन्हें कहा कि कानून के अनुसार उन्हें मंदिर में जो दीप स्तंभ है उस पर दीप जलाने की अनुमति देनी ही चाहिए। ये जो स्वामी नारायण का मंदिर है त्रिपुराकुंद्रम में, इसमें एक दीप स्तंभ है और उसी दीप स्तंभ के बगल में एक मुस्लिम शासक हुआ था सिकंदर शाह नाम का, उसकी एक कब्र थी जिसे बाद में मजार बना दिया गया और अब उसको दरगाह में कन्वर्ट कर दिया गया है। उन लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, डीएमके सरकार उनके पक्ष में आ गई और वहां दीप स्तंभ पर दीप जलाने से उन्होंने भक्तों को रोक दिया। इसके अलावा 20-25 और ऐसे मामले हैं जिनमें स्वामीनाथन महोदय ने मंदिरों के पक्ष में न्यायपूर्ण फैसले दिए हैं, जो कि डीएमके सरकार की किरकिरी कराने के लिए साबित हुए हैं और इसी वजह से डीएमके की जो स्टालिन की सरकार है वो जस्टिस स्वामीनाथन से चिड़ी हुई है, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप सोचिए कि 1.25 लाख फैसले जिस जज ने लिए हों, उसमें से 10-20-50 फैसले तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनमें मंदिरों के पक्ष में न्याय किया गया होगा, हिंदुओं के पक्ष में न्याय किया गया होगा। यानी आप किसी जज को न्याय भी नहीं करने देंगे और उसमें केवल डीएमके दोषी नहीं है, उसमें कांग्रेस भी दोषी है, क्योंकि कांग्रेसी जमानती परिवार की बेटी प्रियंका वाड्रा ने भी इस महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। ये लोग संविधान लहराने का नाटक तो करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं हैं। संविधान में जो अधिकार एक जज को दिए गए हैं, एक नागरिक को दिए गए हैं, ये उन अधिकारों को भी नहीं किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं। हालांकि ये जो महाभियोग है इसका कोई भी भविष्य नहीं है, ये खारिज होने वाला है और गृह मंत्री तो संसद में इसको लेकर कह भी चुके हैं कि जब आपको पता है कि आप किसी जज को नहीं हटा सकते, तब भी आपने ये जो प्रयास किया है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस महाभियोग के प्रस्ताव को शर्मनाक बताया है।
दूसरी तरफ तमिलनाडु में जो कुछ जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ हो रहा है वो इतना खतरनाक है कि अगर इसको छूट दी गई तो इससे ऐसे जजों के जीवन पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और अब जब पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है तो ये सुप्रीम कोर्ट के भी परीक्षा की घड़ी है कि क्या वो पिछले मामलों की तरह से, जिसमें उन्होंने सनातन को डेंगू बताने पर, सनातन को कोरोना वायरस की तरह बताने और इसको मिटाने की बात करने पर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को राहत दे दी थी और ये कह दिया था कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। तमिलनाडु के तमाम नेता ऐसे हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। वो हिंदी भाषियों के खिलाफ बोलते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, वो तमाम दूसरे उन वर्गों के खिलाफ बोलते हैं जिन्हें वो सोचते हैं कि वो उन्हें वोट नहीं देते। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब ऐसे मामलों में नरमी बरतते हैं, अब इस पर भी देश की जनता को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इतनी छूट है कि वो अभिव्यक्ति की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ सके, राहुल गांधी या उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों को अपने हिसाब से राहत दे सके। क्योंकि कानून की नजर में तो सब बराबर होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये संविधान का मौलिक अधिकारों के तहत एक सिद्धांत है। इसको सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता है। तो यहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना ही पड़ेगा कि वो कैसे दूसरे मामलों को मॉब लिंचिंग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ एक जज के खिलाफ किस तरीके से धरने प्रदर्शन करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धरने प्रदर्शन अगर यशवंत वर्मा जैसे किसी भ्रष्ट जज के खिलाफ होते हैं तो उसको लोकतंत्र के अनुसार माना जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी लोक सेवक को भ्रष्टाचार करने की, बेईमानी करने की, कदाचार करने की छूट नहीं है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो जनता को यह अधिकार है कि वो अपनी डिमांड रखे। लेकिन एक जज जो न्याय कर रहा है, जो न्याय के लिए मशहूर है, न्याय करने के लिए उसको जाना जाता है, आप उसको इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि जो न्याय हुआ है वो आपको पसंद नहीं है। अब इस पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उससे यह भी पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की सोच में 52वें सीजेआई के जाने के बाद कुछ परिवर्तन आया भी है या नहीं आया है। क्योंकि ये तो सोच पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कानूनों को इंटरप्रेट करते हैं। कानून तो एक ही रहता है, लेकिन जज बदलने से, उसके सामने वकील बदल जाने से उस कानून का मतलब अलग निकाल लिया जाता है और एक ही कानून के आधार पर अलग अलग लोगों के पक्ष में न्याय अलग अलग तरीके से किया जाता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए और जस्टिस स्वामीनाथन जैसे जजों के समर्थन में खड़े होइए, क्योंकि जब तक जनता ऐसे जजों का समर्थन नहीं करेगी तब तक हमारे देश की जुडिशरी को, हमारे देश के जजों को सुधारा नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।